अभी पंजाब में डेवलपिंग बोल के ये कॉरपोरेट वाला का बिजनेस के लिए अपने खुद गर्जी के लिए ज़मीन में भी फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज़ करके अभी यहाँ सिटी में आप बाहर का सब्ज़ी मार्केट का सब्ज़ी भी खाने में मुश्किल है, वो फ्रूट भी खाने का मुश्किल है, बिल्कुल। पर ऑर्गेनिक नहीं है। सर एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के लिए जैसे हमारे में होता है कि अगर किसी ने ग्रंथी सिंह बनना है या पाठी बनना है, गुरुद्वारे में पाठ करना है, तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। तो कितना समय कितना लग जाता है जी? ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है सर, ये बुद्धिस्ट में है। जी सर, आपके वहाँ पे ना हमारा गुरु नानक देव जी महाराज भी आए थे। हाँ जी, है ना? हाँ तो जी, वो वहाँ पत्थर साहिब है। पत्थर साहिब, हाँ जी, तो हमारा बड़ा लगाव है। पत्थर साहिब भी है, वहाँ गुरुद्वारा है, जो गुरु नानक का डंडा जो है वहाँ लगा के उसको बहुत बड़ा नेचर को और भगवान को आप कैसे देखते हैं? तंत्रिक और फिलोसफी दो आता है। अब जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था, है ना, जो बिहार में है आई थिंक, है ना सर? आप इस चीज़ को क्या मानते हैं? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, थाईलैंड में हमने सुना है काफ़ी हैं, जापान में भी हैं काफ़ी, बर्मा में, श्रीलंका में हैं। हाँ जी। तो जो ये जो एरिया था बिहार यूपी, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि जहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ है महात्मा बुद्ध को, वहाँ पे उतनी संख्या में बुद्धिस्ट नहीं हैं, बाज़ दूसरी जगहों में हैं। सर मैंने ये सुना है कि महात्मा बुद्ध जो एक संस्कृति भारत की बनी हुई है, जैसे जात पात में बांटा गया है, तो महात्मा बुद्ध उसमें विश्वास नहीं रखते थे। गुरु नानक भी उसमें विश्वास नहीं रखते। गुरु नानक भी कहते हैं कि कोई जात पात अलग नहीं है। गुरु नानक जी और महात्मा बुद्ध सब अल्लाह ईसाई सब का एक ही है। बाद में ज़्यादा चेला आया, मेरे सोच है चेले, मुझे भी ऐसा लगता है जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे ना गुरु नानक बैठ जाएं, यहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठ जाएं, यहाँ पे श्री राम बैठ जाएं, कृष्ण बैठ जाएं, तो उनकी आपस में ना सबकी सहमति होगी। लेकिन जो उनके चेले हैं ना, वो आपस में सहमत नहीं होंगे, कभी नहीं होगा। यही है। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त मेरे नाल सोनम वांगचुक जी मौजूद ने, जो कि एक मॉन्क ने, यानी कि साधु ने, बुद्धिस्ट साधु लद्दाख तो आए ने। सोनम वांगचुक जी एक ਇੱਥੇ बैठे ने तो एक बिल्कुल साढ़े सामने भी बैठे ने, जो कि एक साइंटिस्ट ने जिन्हां ते 3 इडियट फिल्म बनी सी। लद्दाख तो आए ने, सो असी गलबात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ मसला है, और खास तौर के उत्ते जिहड़ी इन्हां दी सभ्यता है, जिहड़ा इन्हां दा कल्चर है, उन्होंने समझने की कोशिश करते हैं। सर मैं आपका स्वागत किस तरीके से करूं, क्योंकि मैं नमस्ते चलिए ठीक है, नमस्ते सत श्री अकाल, क्योंकि हम सत श्री अकाल बुलाते हैं सिख, है ना। स्वागत है जी आपका। मैं दसदा कि असी इस वक्त गुरुद्वारा साहिब के बेसमेंट के विच बैठे हैं। सर मैं सबसे पहले तो ना मुझे ये मेरे माइंड में आ रहा था कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप सब लोग यहाँ पे गुरुद्वारा में बैठे हैं और हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारे आपके जो लोग हैं यहाँ पे, मैं देख रहा था महिलाएं भी, बुज़ुर्ग भी, वो माला जप रहे थे और उन्होंने कुछ हाथ में पकड़ा भी हुआ था, वो अपने मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे, है ना। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप गुरुद्वारे में बैठे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। ना हम मेरे लद्दाखियों तरफ से आप लोग को गुरुद्वारा का ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ का लोगों को हमारा सबकी तरफ से नमस्ते, क्योंकि हमको इतना स्वागत मिला, मदद किया, इसके लिए हम सब की तरफ से सबको नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मुझे आप प्लीज़ बताएं, जैसे आप एक मॉन्क हैं, आप मोनेस्ट्री में रहते हैं सर वहाँ पे? हाँ जी, मैं मोनेस्ट्री में रहता हूँ। अभी मैं 63 साल का हूँ। जो 13 साल में हम मोनेस्ट्री में गया, उसी से हम मोनेस्ट्री में रहा हूँ। अच्छा, जब आप 13 साल के थे तब मोनेस्ट्री में चले गए थे? चला गया, हाँ जी। अच्छा उसी से मोनेस्ट्री में बैठे हैं। ठीक है। फिर अब ये लद्दाखी पूरा लोगों ने ये 4 डिमांड जो रखा है गवर्नमेंट से 3-4 साल पहले, तो इसके मदद के लिए मैं भी इसमें शामिल होकर पैदल चले आया। ठीक है। हाँ जी सर, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आप अपना हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें नहीं पता, हम पगड़ी पहनते हैं, सरदार हैं, हमें आपकी जो कल्चर है, आपने जो पहना हुआ है या जो ये आप इस कलर का पहनते हैं, ये हमने देखा कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो ये कलर का ज़रूर कपड़ा अपना लिबास पहनते हैं। इसके बारे में ज़रूर बताएं, जो अपने सर पे पहना हुआ है। या ये कपड़ा जो है, ये जो है बुद्धिस्ट मॉन्क का रिवाज है।
जो एल्टीट्यूड में ये ऊंचाई पे होता है जब ऊंचाई पे होता है, हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड में ये दो अलग है। एक महायाना जो है हमारा एल्टीट्यूड में तिब्बत और हिमालय में रहता है, बुद्धिज्म में। अच्छा जी। हिनायाना जो है वो डाउन में जापान, बर्मा, ये कलकत्ता, बॉम्बे साइड में ये लोग ऑरेंज कलर का पहनता है। अच्छा, वैसे ये सब मतलब- बुद्धिस्ट है। अच्छा हाँ ये जी। मतलब कि बौद्धिस्ट में दो तरीके के आप हाँ जी। बुद्धिस्ट होते हैं, हाँ है ना? जी। एक हनायाना। हिनायाना, एक महायाना। अच्छा जी। हाँ जी। हमारा ये लाल पहनना जो है महायाना का है, ये ऊपर का, क्योंकि लाल में से थोड़ा गर्मी है ऑरेंज से, अच्छा। इसलिए सर्दी को बचाने के लिए ये ठीक है, बुद्धा जी ने ये लिखा है। ये ठीक है। फिर ये टोपी जो है लद्दाखी लामा लोग मोंग का पुराना आपका पगड़ी जैसा वहाँ का रिवाज है, वहाँ का ट्रेडिशनल टोपी है, क्योंकि ये प्योर ऊल का है, हैंडमेक है। वहाँ सर्दी है, इसलिए सर्दी से बचाने के लिए फिर मैं तो ट्रेडिशनल पे फॉलो करता है। अभी ये बहुत सारे कम पहनता है, मैं तो कहीं भी जाऊँ ये पहन के जाता है, अपना ये कल्चर, अपना ट्रेडिशनल, अपना आइडेंटिटी, ये सोच के मैं पहन के जाता है। ठीक है सर। एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के लिए जैसे हमारे में होता है कि अगर किसी ने ग्रंथी सिंह बनना है या पाठी बनना है, गुरुद्वारे में पाठ करना है, तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। तो कितना समय कितना लग जाता है जी? ये तो बहुत पूरा ग्रेजुएशन करने को 25-30 साल लग जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें आप पढ़ते क्या हैं? जो महात्मा बुद्ध जी का जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसकी आप स्टडी करते हैं या क्या होता है? उसका स्टडी करता है हमारा बुद्धिज्म में, महायाना में, क्योंकि हमारा स्कूल जैसा है। ये तंत्रिक और फिलोसॉफी दो आता है। ठीक है। सब्जेक्ट जो तंत्र करता है वो मंत्र और ज़्यादा करता है, फिलोसॉफी से है वो डिस्कस करता है, साइंस जैसा। अच्छा, ठीक हाँ है, जी, ठीक है। इस लाइन में पढ़ता है। तो नेचर को और भगवान को आप कैसे देखते हैं? भगवान ने जो हमारे लिए नेचर बनाया, वो अभी लोग खुद गर्जी हो के नेचर को भगवान ने जो बनाया वो सुरक्षित नहीं रखता है। इसीलिए पर्यावरण, हवा, पानी, ज़मीन सब खराब करते हुए तो हमारा ज़िंदगी में बहुत नुकसान पड़ रहा है। क्योंकि अभी डेवलपिंग बोल के बहुत हाईवे बना के गाड़ी ज़्यादा चलता है, तो लद्दाख में छोटा एरिया है, बहुत ग्लेशियर है, तो ये क्लाइमिंग बहुत ज़्यादा गर्मी हो के वो पिघल जाता है। फिर ये कॉरपोरेट वाला का बिजनेस के लिए, अपने खुद गर्जी के लिए ज़मीन में भी फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज़ करके, अभी यहाँ सिटी में आप बाहर का सब्ज़ी, मार्केट का सब्ज़ी भी खाने में मुश्किल है, वो फ्रूट भी खाने का मुश्किल है, बिल्कुल। पर ऑर्गेनिक नहीं है। बिल्कुल। इसलिए वो केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा ज़्यादा, तो जितना भी ज़मीन में कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाता है। वो मार के पंछी खाता है, पंछी मार के नदी में गिर जाता है, वो नदी का पानी हम सब पीता है। तो इसलिए पूरा पर्यावरण को, हवा से ज़मीन, पानी तक अभी ये खुद गर्जी लोग ने ज़हर बना लिया। इसीलिए हम ये पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा 6 शेड्यूल लद्दाखों का डिमांड है, क्योंकि 6 शेड्यूल के अंदर वहाँ का लोकल लोग हिमालय को बचा सका, इसलिए हम ये कदम उठा के आया है। सो सर, जिस तरीके से मैं औरों से भी बात कर रहा था कि पंजाब में क्या हुआ है, जैसे अभी आप इतने अवेयर हैं कि आपको पता है कि ये यहाँ पे कितनी जहरें मिलाई जा रही हैं फसलों में, सब कुछ बिजनेस माइंडेड हो गया, तो शोषण हो रहा है हर चीज़ का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई हो गई है, और हर जगह यहाँ पे भी आपने देखा होगा, जब आप यहाँ पे इस जगह पे आए हैं तो ज़ीरकपुर जो पीछे पड़ता है एक कस्बा, वहाँ पे इतने फ्लैट ही फ्लैट हैं, वहाँ पे कोई दरख्त, कोई पेड़ कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। तो क्या, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि क्या लद्दाख में ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं? जैसे आप बात करते कि फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं या और चीज़ें अभी लद्दाख में शुरू होने हैं, तो फर्टिलाइज़र यहाँ का, लेकिन आप पहले ही जाग गए। हाँ जाग गया, हम पहले जाग गया। यहाँ का फर्टिलाइज़र लोग, वहाँ का ज़मींदारी कुछ लोग अपना खुद गर्जी के लिए, पैसे मिलने के लिए थोड़ा यूज़ करता है। तो फैक्ट्री बड़े बड़े तो अभी नहीं पहुँचा,
तो आप पहुंचने वाला है, इनका प्लानिंग है, इसलिए हम लोग ये संगत अभी का कदम उठा रहा है। क्योंकि अभी पंजाब में आपको पता है जहरीली कितना है, पोल्यूशन कितना है, हवा भी सांस भी नहीं ले सकता है। तो इसलिए हमने पहले ये कदम उठाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में मैनिफेस्टो में लिखा है, तो इसको हम याद दिलाने के लिए दिल्ली तक जा रहा हूँ। तो वहाँ हमारे गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर से क्या लगता है ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और इन्होंने जो सोनम वांगचुक जी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आपका नाम भी सोनम वांगचुक है तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक अनशन भी रखा था पिछले समय में, और काफ़ी जद्दोजहद हुई थी। लेकिन ये मसला, क्या आपको लगता है कि जितना समय इस मसले को लग रहा है सुलझाने में, क्या ये मसला इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है, समय थोड़ा लगेगा। हमें उम्मीद है ये पूरा हमारा ये डिमांड पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार में 2-3 बच्चा है। ये बच्चे को रोएगा तो माँ बाप कुछ डिमांड करेगा, वो रोएगा 2-3 बार रोएगा तो वो डिमांड आपका बच्चे को पूरा करे, एक बार नहीं कर सकता है। इसी तरह हमारे भी संकट ज़्यादा उठाएंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये होने का हमें बहुत उम्मीद है। पंजाब में पहले आए हैं कभी? पंजाब में पहले आए थे। पहले आए हैं? कब आए थे पहले? मैं 2007 में आया। 2007 में? हाँ जी। तो तब के पंजाब में और अब के पंजाब में क्या फ़र्क महसूस किया? अभी उस टाइम भी मैं इसी टाइम में आया, अभी इस टाइम थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। हाँ जी, क्लाइमिंग में थोड़ा फ़र्क है। इसी तरह लद्दाख में भी क्लाइमिंग हर साल 1-2 डिग्री ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि ग्लेशियर बहुत कम हो रहा है। हर साल कोई 10 मीटर, कम से कम 7 मीटर ख़त्म होते जा रहा है। अच्छा भाई साहब, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएं। मैं आपको भाई साहब कह रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा है कि शायद मैं कोई गुस्ताखी ना कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ। हम भाई साहब ही बोलते हैं, तो आपको कोई, आई होप कि आपको कोई एतराज़ नहीं हो रहा। नहीं। ठीक है सर, मुझे ये चीज़ ज़रूर बताएं आप। जैसे हमने नोट किया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हमें ऐसा फील हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे भी सर्दियां आने का समय में है ना, वो भी लेट होता जा रहा है। और सर्दियां जैसे आगे हम देखते थे नवंबर में पूरी सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती थी, अभी क्या है कि दिसंबर तक भी उस तरीके की सर्दी नहीं पड़ रही जिस तरीके से पहले पड़ती थी। और गर्मियां जो हैं वो उसका टाइम लंबा बढ़ता जा रहा है। वो आपका सही बोला, बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जब मैं 20-25 साल का था तो हमारा संस्कार और मनाली के पास एक शिंगुरला है पास, वो नवंबर दिसंबर में हर साल बंद होता है। 1-2 मीटर बर्फ़ पड़ता है। फिर करगिल के तरफ श्रीनगर और करगिल के लेके बीच में जूजिला है, वो भी बंद हो जाता है सिख मान के लिए। अब कुछ साल पहले से अभी जनवरी में भी वो रोड खुलते रहता है, बर्फ़ पड़ता नहीं। फिर गर्मी ज़्यादा लंबा हो गया, सर्दियों में छोटा हो गया, छोटा होता जा रहा है। हाँ, छोटा होता जा रहा है। बर्फ़ बिल्कुल कम नहीं पड़ता है। पिछले साल में गया दिसंबर का 21 तारीख को मनाली से ले गया, बाई रोड गया। अच्छा जी। तो बर्फ़ वहाँ पास में 3-4 इंच है। अच्छा जी। बाकी नीचे उतर के बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। इस साल जो मैं बुद्ध गया से कथा दलाई लामा का कथा ख़त्म हो के जनवरी का 28 तारीख को गया, बाई रोड गया मनाली से, तो उस टाइम भी बर्फ़ नहीं है। पहले तो नवंबर में टोटली बंद हो जाता है। मेरे को याद है एक बार अक्टूबर का 10 तारीख को 2 फुट बर्फ़ पड़ा। अच्छा जी। कुछ दिनों 10-15 दिन के लिए रोड सब बंद हो गया। अच्छा जी। वहाँ यहाँ का पंजाब का ये सरदार देवर ट्रक बहुत फंस गया उधर, उनका आँखें भी जल गया बर्फ़ में। वो 2010 में होगा मेरे ख्याल में। जैसे जो आप 10-15 साल में इतना क्लाइमिंग चेंज हो गया, फ़र्क पड़ गया। ये संकट है अभी। सर मुझे ये बताइए आप, जैसे अभी पंजाब में तो हमने यहाँ पे खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं, तो आपके वहाँ पे पहाड़ों में जो आप खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी खेती होती है आपके भी, चाहे थोड़ी कम होती है, तो उसका कैसे करते हैं फिर? उसकी सिंचाई कैसे हो रही है आपकी? क्या नदी के रास्ते होती है, कैसे होती है? उधर का कोई पंप का ये पंजाब जैसा नहीं है। जो गाँव जहाँ नाला है, छोटा नाला, ग्लेशियर का पानी आता है, उसके आसपास में खेती है।
फिर कोई नदी के किनारे में है वो उसको नदी का पानी मिलता है। बाकी यहाँ जैसा पंप लगा के नलके के थ्रू कहीं भी के ज़मीन में पानी नहीं, ये नहीं है सुगंध नहीं। तो सर जो ऐसी बातें होती हैं कि अगर जैसे भी 2019 में भी ये काफ़ी इसको उत्साहित किया गया था, मतलब कि इसको एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया था जब 370 हटाई गई। मैंने उनकी एक वीडियो भी देखी थी वंचुक साहब की, कि उन्होंने भी कहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ है। एक उम्मीद जागी थी कि लेह लद्दाख में भी डेवलपमेंट होगी, आपके लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी। तो अभी आप जो ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ये दो चीज़ें थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, आप क्यों कह रहे हैं? ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए, नहीं बोलता है, डेवलपमेंट चाहिए। वहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से लिमिट होना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं, यही हमारा रिक्वेस्ट है। अब वहाँ का पॉपुलेशन छोटा है, गांव छोटा है, उससे ज़्यादा करेगा तो वहाँ नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। लिमिट जितना वहाँ लोगों को चाहिए उतना करे, ज़्यादा नहीं करना, बस यही उम्मीद करता है। सही है। अच्छा, बच्चों को कैसे देखते हैं जो यंगस्टर बच्चे हैं वहाँ के, आपके जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे बच्चे हमारे जो सभ्यता है उससे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। हमारे ऐसे पंजाब में है जो सिख कल्चर है ना, उससे दूर जा रहे हैं यंग बच्चे। आपके वहाँ पे क्या है, क्या हाल है? वो उधर भी हो रहा है, कल्चर से दूर हो रहा है, क्योंकि छोटे से यहाँ डाउन में स्कूल में देता है, फिर यहाँ का कॉपी करता है। वहाँ कल्चर के माँ बाप के साथ ज़्यादा नहीं रहता है, कल्चर और लैंग्वेज में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, वहाँ पे जो आप लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी बोलते हैं आप? वो लद्दाखी लैंग्वेज है। लद्दाख की अपनी लैंग्वेज है? अपना लैंग्वेज है। और वो लिखने की लिपि कौन सी है? बुद्धिस्ट है, तिब्बती और लद्दाखी, अरुणाचल, सब बुद्धिस्ट लोग का अल्फ़ाबेट एक ही है। अच्छा, पुस्तक एक ही है। थोड़ा सा दिखा सकते हैं अगर आपके पास कोई हो कुछ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇव जी महाराज भी ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत भी करते थे। सर आपके वहाँ पे ना हमारा गुरु नानक देव जी महाराज भी आए थे, हाँ जी, है ना? तो वो पत्थर साहिब है, पत्थर साहिब, हाँ जी, तो हमारा बड़ा लगाव है। पत्थर साहिब भी है, वहाँ गुरुद्वारा है, जो गुरु नानक का डंडा जो है वहाँ लगा के उसको बहुत बड़ा बूटे बना के अभी सूखा भी है, आधा ऐसे है, जिंदा है। अच्छा, गुरुद्वारा के पास। ठीक है। ये है हमारा अल्फ़ाबेट, हमारा पुस्तक। ठीक है। हाँ, तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है सर, ये बुद्धिस्ट में है। ये बुद्धिस्ट, हाँ। तिब्बती और लद्दाखी ये अल्फ़ाबेट पुस्तक एक ही है। ठीक है। और वहाँ का गाँव का लैंग्वेज थोड़ा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, थोड़ा फर्क, लेकिन लिखने का एक ही है, लिखना पढ़ना एक ही है, लिखने की यही हाँ विधि जी, है। ठीक हाँ है जी। और ये जो लैंग्वेज है सर, एक बार दिखाएंगे, ये जो लैंग्वेज सर, ये ईजाद कब हुई थी, ये कब महात्मा बुद्ध ने की थी या कब हुई थी? ये महात्मा बुद्ध का मदर लैंग्वेज है संस्कृत और पाली। ये उसके बाद जो है हमारा ट्रांसलेटर लोग ने वो संस्कृत और पाली बुद्धिस्ट में ये ट्रांसलेट किया। ठीक, हाँ जी, ठीक है। सर एक बात ज़रूर बताएं आप, जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था, है ना, जो बिहार में है, आई थिंक, है ना सर? हाँ जी। तो ये आप इस चीज़ को क्या मानते हैं? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, थाईलैंड में हमने सुना है काफ़ी हैं, या अपने जापान में भी हैं काफ़ी, और जैसे बर्मा में, श्रीलंका में है, हाँ जी। तो जो ये जो एरिया था बिहार, यूपी, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि जहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ है महात्मा बुद्ध को, वहाँ पे उतनी संख्या में बुद्धिस्ट नहीं हैं, दूसरी जगहों में हैं। नहीं, पहले होगा, फिर उसके बाद यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो बाहर में होगा, क्योंकि गुरु लोग पहाड़ में गांव से दूर पढ़ना करता है ना। ठीक है। अब गुरु नानक जी पे पहाड़ में, ये सिटी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, पूजा पाठ करने के लिए दूर, संसार से दूर, इसलिए महात्मा बुद्ध भी उधर, पहले उधर छोटा गांव होगा, उधर स्थान लिया होगा। ठीक है सर। मैंने ये सुना है कि महात्मा बुद्ध जो एक संस्कृति भारत की बनी हुई है, जैसे जात पात में बांटा गया है, तो महात्मा बुद्ध उसमें विश्वास नहीं रखते थे। गुरु नानक भी उसमें विश्वास नहीं रखते। गुरु नानक भी कहते हैं कि कोई जात पात अलग नहीं है। सब गुरु नानक जी और महात्मा बुद्ध सब
अल्लाह या ईसाई सब का एक ही है, मगर बाद में आपका बच्चा 3-4 बच्चा उसका ध्यान एक ही नहीं मिलता है, सोच अलग होता ठीक है। है। उसी तरह उनका चेला लोग, बहुत से चेला आया तो उस लोग ने अपना अपना ठीक है। थोड़ा रास्ता अलग बना। हाँ। इस रास्ते पे चले तो मेरा नाम आएगा, इस रास्ते में मेरा, क्या क्योंकि आपका 4 बच्चा हो, एक तो डॉक्टर बनेगा, साइंस का रास्ते में जाएगा, एक तो इंजीनियर बनेगा, एक टीचर बनेगा, उनका रास्ता वही मैं आपकी बात समझ गया कि ऐसे है। गुरु नानक और महात्मा बुद्ध का पुस्तक कथा जो है एक ही है, एक ही सब है। एक ही है। बाद में ज़्यादा चेला आया, हाँ। मेरे सोच है चेले मुझे भी ऐसा लगता है जी। एक चेले में अगर मेरा यहाँ नाम आएगा, मेरा नाम मेरा आएगा नाम कि आएगा। एक गांव में ये चला गया, उसका प्रचार किया, उसका नाम रहा। एक गांव में डॉक्टर गया, उसका प्रचार किया। एक में टीचर गया, एक में इंजीनियर किया। अपना अपने ऐसे थोड़ा बांट गया, हाँ। नहीं तो एक ही है। एक ही है। बस। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे ना गुरु नानक बैठ जाएं, यहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठ जाएं, यहाँ पे श्री राम बैठ जाएं, कृष्ण बैठ जाएं, तो उनकी आपस में ना सबकी सहमति होगी। सब की सहमति हो। तो उनकी सबकी सहमति होगी, सबकी सहमति लेकिन जो उनके चेले हैं ना, हाँ। वो आपस में सहमत नहीं होंगे कभी। नहीं होगा, यही है, यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद आ रहा सीखा कि शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन धरती काबिल न थी। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ वो इन्ने महान नहीं सी कि उन्होंने तो पात्र इन्ना वड्डा नहीं सी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया और हमारी तरफ से आप हमेशा चढ़ती कला च रहें। चढ़ती कला मतलब कि ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, हमेशा हिंदी में क्या बोलूँ मैं कि हमेशा ही उत्साहित। भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप इस तरीके से ही जो भी आपसे मिले आपकी खुशबू उस तक भी जाए। धन्यवाद जी।